kitchen appliances from Cucina. नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और बड़ी खबर जगदलपुर से, आपको बता दें उड़ीसा बॉर्डर पर 9 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। धनपुंजी नाका पर देर रात करीब 3:30 बजे के आसपास कार्रवाई की गई। ओडिशा की ओर से आ रहे एक वाहन से यह पैसा मिला है। दरअसल तलाशी के दौरान बरामद हुए 9 लाख रुपए, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 लाख रुपयों को जब्त कर लिया है। नगरनार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, और इसमें पुलिस का जो चेकिंग अभियान है वो लगातार जारी है। आगामी चुनावों को देखते हुए, विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये तैयारी पुलिस की तरफ से की गई थी। नाका लगाकर चेकिंग की जा रही थी। जगदलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, 9 लाख रुपए लगभग यहां पर कैश बरामद हुआ है। और आपको बता दें जगदलपुर में ओडिशा बॉर्डर पर 9 लाख रुपए कैश बरामद होने के मामले में धनपुंजी नाका पर चेकिंग के दौरान ये कामयाबी पुलिस को मिली। नगरनार थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ये रुपए बरामद किए, और इसके बारे में कोई रिकॉर्ड, रुपयों को ले जा रहे लोग नहीं दिखा पाए, कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए। और आपको बता दें कि नगरनार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जगदलपुर से बड़ी खबर। श्रीनिवास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। श्रीनिवास, क्या डिटेल मिल पा रही है और क्या कुछ पुलिस ने कार्रवाई की इसमें? जी बिल्कुल, देखिए आचार संहिता लगने के बाद बस्तर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गई थी, और इसके बाद बस्तर कलेक्टर और बस्तर एसपी खुद जो सीमाई क्षेत्र है उसमें सघन जांच करने के निर्देश दिए थे। इसके ठीक बाद ही देर रात 3:30 बजे के आसपास उड़ीसा से एक वाहन आ रही थी, उसकी तलाशी ली गई। उसमें 9 लाख रुपए कैश जब्त किया गया है। दस्तावेज नहीं पाया गया। आरोपी से पूछताछ की जा रही कि ये पैसा कहाँ ले जा रहे हैं और कौन दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से जो वाहन में सवार थे उन लोगों से बातचीत कर रही है, पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है। बस्तर कलेक्टर और बस्तर एसपी ने लगातार जो सीमाई क्षेत्र है, चाहे बकाउंट का ब्लॉक का मामला हो, चूंकि उधर से भी उड़ीसा पड़ता है, धनपुंजी बॉर्डर है, साथ ही जो मलकानगिरी सुकमा बॉर्डर है, इन सभी जगहों में जो बस्तर सीमा क्षेत्र है वहां पर जांच करने के निर्देश दिए हैं, और इसके बाद ही इस प्रकार की कार्रवाई सामने आ रही है। जी, लेकिन श्रीनिवास, लगभग कितने लोग थे इसमें और इनके द्वारा कोई सफाई दी गई इस मामले पर अब तक? वाहन में कुल 3 लोग सवार थे, और सवार होने के बाद जब ये पुलिस इनको रोकी, प्रशासन की टीम मौके में थी, उनसे पूछताछ की। फिलहाल कुछ दस्तावेज भी नहीं था, वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। और पुलिस इस मामले को लेकर उड़ीसा से संपर्क कर रही है, जो वहां से निकले थे, कि आखिर ये कौन लोग हैं और ये पैसा किसको देने जा रहे थे, आखिर पैसा कहाँ से आया। ये पूरे मामले में फिलहाल जांच करी है नगरनाथ पुलिस। बहुत शुक्रिया श्रीनिवास आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे दिवंगत भीमा मंडावी की बेटी का दर्द सोशल मीडिया पर छलका। एक वीडियो आपको दिखाएंगे, जिस वीडियो में उन्होंने अपनी बात रखी है। इस वीडियो में दिवंगत विधायक की बेटी दीपा मंडावी ने बीजेपी की टिकट के वितरण को लेकर नीति पर सवाल उठाए। उनका यह कहना है कि मेरे पिता ने बलिदान दिया जिसकी कोई कीमत नहीं। उन्होंने कहा कि पिता ने बीजेपी के लिए जान तक दे दी, पूरा परिवार बीजेपी का इतना सम्मान करता है, उनके बलिदान को बीजेपी के पदाधिकारियों ने नजरअंदाज क्यों किया? आखिर क्या कमी रह गई थी? दरअसल दीपा अपनी मां को टिकट नहीं दिए जाने को लेकर नाराज हैं और इस पर पार्टी को लेकर सवाल कर रही हैं। आपको बता दें कि उनके पिता भीमा मंडावी लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान नक्सली विस्फोट में मारे गए थे, और इस बार बीजेपी ने दंतेवाड़ा से चेतराम अटामी को टिकट दिया है। भीमा मंडावी की बेटी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे भाजपा पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ कि पार्टी ने मेरी मम्मी श्रीमती ओजस्वी भीमा मंडावी को विधानसभा की टिकट ना देकर मेरे पापा के बलिदान को बेइज्जत किया है। भले ही मेरी मम्मी राजनीति में नहीं है, पापा के जाने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा, लेकिन आज भी मेरे परिवार के हर सदस्य में इस पार्टी को लेकर वही सम्मान है जो मेरे पापा के अंदर थी।
और रायपुर में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि 90 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए हैं। 12 अक्टूबर को दिल्ली में सीईसी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम को फाइनल किया जाएगा। दरअसल सीईसी की बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा, उनका कहना है। और पहले कितने लोगों का नाम जारी किया जाएगा? शैलजा ने कहा कि सूची फाइनल केंद्रीय चुनाव समिति ही करती है और जब तक उनकी मुहर नहीं लगेगी तब तक कोई बात आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, और जब उनकी मुहर लगेगी तो कैंडिडेट की लिस्ट क्लियर हो जाएगी। सब पर जारी पहले चरण वाली होगी बीसी की, ये तो अब सीईसी फैसला करे। आप लोगों इसको को नहीं, देखो फाइनल वहाँ से होता है, हम अपना काम करके देते हैं। हमने अपना काम करके स्क्रीनिंग कमेटी को दिया, अब कुछ फैसले उनके हैं और उसके बाद फाइनल फैसला होगा सीईसी का, वो आपको बता दिया जाएगा एक दिन। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या रायपुर पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस प्रवास से पहले 2 बार छत्तीसगढ़ आने और सीएम हाउस का घेराव करने का मौका हमें मिला था। इस बार हम सीएम हाउस के अंदर बीजेपी को प्रस्थापित करने का संकल्प लेकर आए हैं। पिछली बार भी सीजीपीएससी घोटाला मामले में युवाओं के लिए न्याय मांगने का काम युवा मोर्चा ने किया था, जिसके लिए लाठी भी खाई थी। उसका प्रतिफल है कि प्रदेश के हाईकोर्ट से हमें मिला। आने वाले दिनों में हर प्रदेश सरकार को अपने पीएससी सिस्टम में ले आने के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हाईकोर्ट के स्टे के जजमेंट से मिला है और ये प्रदेश के सभी युवाओं की जीत है। इस प्रवास से पहले 2 बार छत्तीसगढ़ आने का और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर सीएम हाउस का घेराव करने का मौका हमें मिला था। इस बार हम सीएम हाउस के अंदर भारतीय जनता पार्टी को प्रस्थापित करने के लिए, प्रतिष्ठापित करने के लिए, संकल्प लेने के लिए हम यहां आए। बात करेंगे हमारे सहयोगी आकाश, इस वक्त हमारे साथ जुड़े। आकाश, तेजस्वी सूर्या भी अब मैदान में आ गए छत्तीसगढ़ के, चूंकि विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जिस तरह राज्य की सरकार को वो घेर रहे हैं, आगे आक्रामकता का अंदाजा उनके इसी बयान से लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल, विधानसभा चुनाव को देखते हुए युवा सक्रिय है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी सूर्या का यहाँ पर आना और युवाओं को कार्यक्रम में संबोधित करना एक बड़ी बात होगी, उनमें जोश भरा जाएगा। इससे पहले भी वो आए हुए थे और पीएससी मुद्दे को काफी आक्रामकता से उन्होंने उठाया था। इसके बाद काफी बड़ा आंदोलन हुआ था। प्रदेश स्तर पे ये आंदोलन लगातार चढ़ा, काफी युवाओं जुड़े, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में अभी मामला चल रहा है। ऐसे में युवाओं को एक बांधने वाला है। उन्होंने पीएससी को लेकर जो जिस तरीके से सरकार पर तंज कसा है और जिस तरीके से युवाओं के साथ नाइंसाफी होने की बात कही है, वो एक बड़ा बयान देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर वो युवाओं तक भी जाने वाले हैं और लोगों से सीधा जनसंपर्क कर रहे हैं ताकि भाजपा की सरकार आने वाले समय में बनाया जा सके और युवाओं को एक सशक्त सरकार देने की वो बात भी कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आकाश आपका इस जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और रुक करेंगे अगली खबर का। महादेव ऐप को लेकर तेजस्वी सूर्या ने कहा कि गलती जिसने भी की वो प्रदेश स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी मोदी सरकार की पॉलिसी है। गलती जो भी किया होगा वो प्रदेश स्तर पे हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो, घोटाला जो भी होगा, जो भी इलीगैलिटीज होगी, ऐसे लोगों को चुन चुनकर कानून के जस्टिस को मिलाने का जो काम है वो नरेंद्र मोदी सरकार हमेशा करते आई है। हर स्कैम में मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, जो भी इलीगल एक्टिविटीज हो सकता है देश के, वो ईशान्य भाग में हो सकता है, उत्तर भाग में हो सकता है, हृदय भाग में हो सकता है, जो भी इलीगल एक्टिविटीज है उसको जीरो
और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी पर पलटवार करते हुए लिखा कि पहले भाजपा को ऐतराज था कि मैं गाड़ी पर क्यों चढ़ता हूं, भौरा क्यों खिलाता हूं, गिल्ली डंडा क्यों खेलता हूं, प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक क्यों हो रहे हैं। कल एक बैठक से पहले फोटो मिल गई जिसमें मैं कैंडी क्रश खेल रहा हूं। अब भाजपा को उस पर ऐतराज है। दरअसल उनको मेरे होने पर ही ऐतराज है और ये छत्तीसगढ़ के लोग हैं जो ये तय करेंगे कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। मैं गेड़ी भी चढ़ूंगा, गिल्ली डंडा खेलूंगा, कैंडी क्रश खेलूंगा। कैंडी क्रश मेरा फेवरेट है। ठीक ठाक लेवल पार कर लेता हूं और ये आगे भी जारी रहेगा। बाकी छत्तीसगढ़ को पता है कि किससे आशीर्वाद देना है। तो ये वो तस्वीर है जहां पर इस फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड करके सवाल किया गया था विपक्ष की तरफ से। अब ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसी फोटो को लेकर कहा है, अपने पसंद नापसंद के बारे में बताया। उनका ये कहना है कि लोग मुझे नापसंद करते हैं, बीजेपी मुझे नापसंद करती है, इसलिए वो चाहती है कि मैं ही ना रहूं। लेकिन कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा ये तो प्रदेश की जनता तय करेगी। और अगली बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां बिलासपुर में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। फ्रेशर्स पार्टी में 2 गुटों के बीच मारपीट हुई और फ्रेशर्स पार्टी की मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। दरअसल तोरवा थाना क्षेत्र के होटल की घटना बताई जा रही है। LCIT कॉलेज के ये छात्र हैं और दोनों ही पक्षों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और ये बिलासपुर के एक होटल से तस्वीर सामने आई जहां फ्रेशर्स पार्टी चल रही थी और फ्रेशर्स पार्टी में मारपीट हुई। तस्वीरें इस वक्त आपके लिए स्क्रीन पर। LCIT कॉलेज का ये फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन बताया जा रहा है जहां पर छात्र पहुंचे हुए थे और यहां विवाद हो गया। दोनों पक्षों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बिलासपुर से सामने आई तस्वीरें, वो सीसीटीवी वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां मारपीट की, जहां गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। कुछ देर तक यहां पर लोग भागते दौड़ते भी नजर आए। और उमेश मौर्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उमेश, क्या है ये पूरा बवाल? देखिए, ये पूरा मामला बीती दिनों का है जब यहाँ पर फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया था तोरवा थाना क्षेत्र के एक निजी होटल में। इस दौरान ये देखा गया कि 2 छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई और ये जो पूरी वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे पे कैद हो गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो छात्र हैं वो आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो होटल प्रबंधन था, जैसे ही इस मामले को देखा तो उन्होंने इन तमाम जो छात्र वहां पर पहुंचे हुए थे उनको बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद भी इन छात्रों ने बीच सड़क पर हंगामा मचाया और एक दूसरे पर जमकर लाठी बरसाई, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर जो तोरवा पुलिस है वो पूरे मामले को लेकर संज्ञान ले ली है और दोनों ही पक्षों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। आपको बता दूं कि ये पूरे जो स्टूडेंट्स हैं वो LCIT के बताए जा रहे हैं। जब LCIT के प्रबंधन से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जब भी कोई कॉलेज इस तरह का आयोजन कराता है तो वो अपने कैंपस में कराता है, ना कि होटलों में कराता है। ये जो स्टूडेंट थे ये अपनी तरफ से वहां पर पहुंचे हुए थे, अपने पैसे इकट्ठे करके वहां पर एक फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया था, जिस जगह पे इस कार्यक्रम को आयोजन किया गया था वहां पर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया और दोनों पक्षों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और अगली खबर दुर्ग से, जहां पर डेंगू की संदिग्ध बीमारी के चलते एक महिला की मौत का मामला सामने आया। दरअसल ये स्पष्ट नहीं हो पाया था कि डेंगू है या नहीं। हालांकि अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि डेंगू से पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, क्योंकि रायपुर एम्स में उसका इलाज चल रहा था। डेंगू की आशंका के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उसके बाद उसकी मौत हो गई। दरअसल महिला गर्भवती भी थी। बच्चे को जन्म देने के बाद महिला की मौत हो गई। महिला भिलाई कैंप 1 की रहने वाली थी। और अंबिकापुर में खबर का बड़ा असर हुआ। एक नवजात और महिला की मौत के मामले में जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। दरअसल इलाज में लापरवाही के आरोप लगे थे। 6 सदस्यीय टीम पूरे मामले की जांच करेगी। और मौत के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। दोषियों पर कार्रवाई किए जाने को लेकर प्रदर्शन यहां किया गया, जिसमें कि एक महिला और उसके बच्चे की मौत के मामले को लेकर खबर प्रमुखता से न्यूज़ 18 ने दिखाई थी। और इस खबर का असर हुआ कि अब जांच के लिए टीम का गठन कर दिया गया है।
बढ़ते आगे, आपको बता दें कि अंबिकापुर में 11 हाथियों के दल का उत्पात लगातार जारी है और उद्यान विभाग को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। यहां पर हाथियों ने एक मकान को भी नुकसान उन्होंने पहुंचाया। दरअसल नर्सरी को तो पूरी तरह से तहस नहस कर ही दिया। देर रात हाथियों का एक दल यहां आ पहुंचा और हाथियों का दल झिरमिटी उद्यान विभाग में उत्पात मचाने लगा। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं उस वक्त की जब सामने आई जहां हाथी पहुंचे और पूरे उद्यान को ही नष्ट उन्होंने कर दिया। यहाँ पर बने कुछ घरों को भी उन्होंने तोड़ फोड़ डाला। देर रात हाथियों का दल यहाँ पहुंचा था। तो हाथियों की मूवमेंट लगातार जारी है और उस मूवमेंट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाथियों का यहाँ कितना खतरा है और यदि कोई इंसान इसकी चपेट में आ जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। आपको बता दें कि ये अंबिकापुर से सामने आई तस्वीरें जहां उद्यान विभाग कार्यालय में उद्यान विभाग में घुसकर हड़कंप मचा दिया हाथियों ने और पूरे जो मकान यहाँ बने हुए थे उन्हें भी नुकसान पहुंचाया, तोड़फोड़ की है। और यहाँ पर जो पौधे लगे हुए थे उन पौधों को भी नुकसान हाथियों के द्वारा पहुंचाया गया। झिरमिटी उद्यान विभाग में हाथियों का उत्पात देखने को मिला। दो तस्वीरें इससे जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं जहां अब देखिए एक तरफ हाथियों का जब इंसान से सामना हुआ तो वहां से रास्ता बदलकर वे दूसरी जगह से जाने लगे, जबकि शासकीय उद्यान कार्यालय में क्या हालत है वो आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद लोगों की क्या स्थिति रही होगी। हालांकि नर्सरी को तो पूरी तरह से उन्होंने तहस नहस कर ही दिया था। और छत्तीसगढ़ में सर्दी की आहट अब आने लगी है। दरअसल सुबह के वक्त राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। धुंध की वजह से सुबह के वक्त जो विजिबिलिटी थी वो भी काफ़ी लो हो गई थी और प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भी घना कोहरा छाया रहा। आपको बता दें कि इस कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी लो थी। कोहरे की वजह से आवागमन प्रभावित हुआ। हालांकि ठंड में कोई ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन ठंड का सा माहौल यहाँ पर इस कोहरे की वजह से बनता दिखाई दे रहा है। ठंड का आगमन होने लगा है और ऐसे में ठंड के आने से पहले या ठंड के शुरुआती दौर में अगर कहें तो गलत नहीं होगा, यहाँ कोहरे का असर दिखाई दिया। अब ये फॉग है या स्मॉग है ये जांच का विषय हो सकता है, क्योंकि कोहरे का जो मौसम है वो अमूमन सर्दी शुरू होने के कुछ समय बाद आता है और उसके बाद ख़ासकर जनवरी से फरवरी के बीच जो कोहरे की परेशानी होती है वो शुरुआती जनवरी में होती है। और यहाँ तो राजधानी रायपुर समेत आसपास के कई ज़िलों में इस तरह की स्थिति अभी से बनती नज़र आ रही है। और ऐसे में क्या माना जाए कि आने वाले सर्दी के मौसम में यहाँ कोहरा कुछ इसी तरह से लोगों को प्रभावित करेगा, परेशान करेगा और आवागमन को जिस तरह आज बाधित किया आगे भी करेगा। और खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।